हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की रिपोर्टिंग कैसे करनी है जीएसटी रिटर्न में। टैक्सिल.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे किया जाता है तो ये देखना होता है कि क्या सप्लायर जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उस केस में उसे जीएसटी 3 भी फाइल करनी होती है। इसमें वह रिपोर्टिंग करेगा यदि वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। उसके बाद वो जीएसटी 1 फाइल करता है, जीएसटी 9 यानी कि एनुअल रिटर्न फाइल करता है, और जब उसका ऑडिट होता है तो जीएसटी 9C फाइल करता है। और यदि रेसिपिएंट है, क्योंकि इस केस में जीएसटी रेसिपिएंट को पे करना होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, इसलिए वो अपनी जीएसटी की रिटर्न यानी कि जीएसटी 3B में इसकी रिपोर्टिंग किस प्रकार करेगा, और जीएसटी 1, जीएसटी 9 या फिर यदि ऑडिट होता है जीएसटी 9C में इसकी रिपोर्टिंग किस प्रकार करेगा, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि वो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और ऐसी सप्लाई करता है जिसपे कि जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस में रिसिपिएंट को पे करना है, तो रिपोर्टिंग कैसे करनी है। जैसे कि फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति जीटीए की सर्विस देता है लेकिन उसकी कमर्शियल रेंटल इनकम भी है, इसलिए वो जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेता है, लेकिन इस केस में जीटीए सर्विसेज पर जीएसटी रिसिपिएंट के द्वारा पे किया जाएगा, तो इसकी रिपोर्टिंग किस प्रकार की जाएगी जीएसटी 3B, जीएसटी 1, जीएसटी 9 या 9C में। फ्रेंड्स, इस केस में जीएसटी 3B में टेबल 3.1 क्लोज C के अंतर्गत रिपोर्टिंग की जा सकती है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड और एग्जम्प्टेड। फ्रेंड्स, इसे यहाँ पे एग्जम्प्टेड के अंतर्गत क्यों दिखाना है, क्योंकि यदि आप सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 देखते हैं CGST एक्ट का, तो यह कहता है कि यदि रिसिपिएंट को जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे करना होता है तो उस आउटवर्ड सप्लाई को एग्जम्प्ट सप्लाई माना जाता है, इसलिए यहाँ पे रिपोर्टिंग की जा सकती है। लेकिन हमारा मानना है कि गवर्नमेंट को अलग से यहाँ पे एक लाइन आइटम देनी चाहिए ताकि इसकी रिपोर्टिंग अलग से की जा सके। लेकिन अभी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जम्प्टेड में, क्योंकि जीएसटी तो रिवर्स चार्ज बेसिस पे रिसिपिएंट को पे करना है, और ये हम जीएसटी 3B सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद सप्लायर जीएसटी 1 फाइल करेगा, तो वहाँ पे टेबल 4B के अंतर्गत डिटेल वो फिल कर सकता है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई मेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यूआईएन होल्डर। यहाँ पे 4B दिया गया है सप्लाईज अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, क्योंकि इस पर टैक्स जो है वो रिसिपिएंट को पे करना है, तो सप्लायर को यहाँ सिर्फ अपनी सप्लाईज ही रिपोर्ट करनी है। फ्रेंड्स, जब एनुअल रिटर्न फाइल करेगा सप्लायर, तो वो टेबल 5C के अंतर्गत रिपोर्टिंग करेगा, यानी कि डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। यहाँ पे 5 सब क्लोज C दिया गया है सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर का ऑडिट होना है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जीएसटी 9C में फाइल की जाती है। इस केस में रिपोर्टिंग टेबल नंबर 7 के अंतर्गत पॉइंट नंबर D के अंतर्गत की जाएगी, सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यदि रिसिपिएंट सप्लाई लेता है जिसपे कि जीएसटी RCM बेसिस पर रिसिपिएंट को पे करना है, तो उसकी रिपोर्टिंग वो जीएसटी 3B, जीएसटी 1, जीएसटी 9 और जीएसटी 9C में किस प्रकार करेगा। फ्रेंड्स, जीएसटी 3B में रिसिपिएंट के द्वारा रिपोर्टिंग की जाएगी, टेबल नंबर 3.1 के अंतर्गत पॉइंट नंबर D दिया गया है, यानी कि इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पे वह सप्लाई एंटर करेगा और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो एंटर करेगा, और इसके साथ ही क्योंकि वो उसका क्रेडिट लेने के लिए यदि वो एलिजिबल है रिवर्स चार्ज बेसिस पर जो यहाँ पे टैक्स पे करेगा, तो उस केस में उसका ITC क्लेम करेगा। इसके लिए वो टेबल 4 सब पॉइंट A सब क्लोज 3 के अंतर्गत क्रेडिट भी क्लेम कर लेगा, इनपुट एज क्रेडिट। यहाँ पे एंट्री करेगा इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन 1 and 2 अबव, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को छोड़कर यहाँ पे एंट्री की जाएगी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स की एंट्री यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 के अंतर्गत होगी क्लोज A के अंतर्गत, और क्लोज A के अंतर्गत पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी। फ्रेंड्स, उसके बाद रिसिपिएंट जीएसटी 1 जीएसटी पोर्टल पर फाइल करेगा, तो उस केस में टेबल नंबर 13 में जीएसटी 1 के उसे यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है इनवाइसेस फॉर इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन,
जैसे कि फ्रेंड्स रियल इस्टेट सेक्टर के केस में सीमेंट अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से परचेज किया जाता है, यानी कि नोटिफाइड गुड्स और सर्विस है, तो उस केस में रिसिपिएंट को ही इनवाइसेस बनानी होती हैं और जीएसटी आरसीएम बेसिस पे पे करना होता है। तो यहाँ पे इनवाइस नंबर रिपोर्ट करने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जीएसटी 9 जब फाइल की जाएगी यानी कि एनुअल रिटर्न, तो यहाँ पे टेबल नंबर 4G के अंतर्गत रिपोर्टिंग की जाएगी जो आरसीएम बेसिस पर सप्लाई ली गई है रजिस्टर्ड व्यक्ति से, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसपे कि जीएसटी आरसीएम बेसिस पर पे किया जाएगा, यानी कि इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। फ्रेंड्स आरसीएम बेसिस पर जो जीएसटी पे किया गया है उसका आईटीसी भी क्लेम किया गया है, इसलिए जीएसटी 9 में इसकी भी रिपोर्टिंग की जाएगी। टेबल नंबर 6 के अंतर्गत पॉइंट नंबर C, D, E एंड F दिए गए हैं, यानी कि इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन बी अबव, यानी कि सर्विसेज रिसीव फ्रॉम SEZ ऑन विच टैक्स इज पेड एंड आईटीसी अवेल्ड। इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज on which tax is paid and ITC availed, import of goods including supply from SEZ, import of services excluding inward supply from SEZ। फ्रेंड्स जीएसटी 9C यानी कि यदि ऑडिट एप्लीकेबल है तो यहाँ पे टेबल टाइटल RC के अंतर्गत यानी कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे किया गया है उसकी लायबिलिटी रेट वाइज रिपोर्ट की जाएगी। और इसके साथ ही जीएसटी 9C में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत ITC अवेल किया गया है उसकी डिटेल यहाँ पे रिपोर्ट की जाएगी। रिकन्सिलेशन नेट इनपुट एज क्रेडिट, आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट, आईटीसी बुक्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट ईयर, आईटीसी बुक्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर, आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट, आईटीसी क्लेम्ड इन एनुअल रिटर्न, अनरिकनसाइल्ड आईटीसी। फ्रेंड जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करना होता है एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 ऑफ जीएसटी एक्ट, जहाँ पे कि नोटिफाइड गुड्स और नोटिफाइड सर्विसेज बताई गई हैं जिन पे कि जीएसटी पे करना होता है रिसिपिएंट को। जैसे कि फ्रेंड्स सर्विसेज के केस में नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट इशू किया गया है और नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट इशू किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि किन सर्विसेज पर जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर रिसिपिएंट को पे करना है। फ्रेंड्स कौन सी ऐसी गुड्स हैं जिन पे के जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस में रिसिपिएंट को पे करना है, इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 सेंट्रल टैक्स रेट और नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट में बताया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से सप्लाई ली जाती है तो आरसीएम बेसिस पर जीएसटी पे किया जाता है यदि नोटिफाइड गुड्स या सर्विस रिसीव की गई हैं। जीएसटी में ये अमेंडमेंट की गई है क्योंकि 1 फरवरी 2019 से पहले यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से कोई भी सप्लाई ली जाती थी तो जीएसटी पे किया जाता था, लेकिन अब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बताती है कि कौन सी ऐसी गुड्स या सर्विसेज होंगी जो यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से ली जाएंगी तो जीएसटी पे किया जाएगा आरसीएम बेसिस पर। फ्रेंड्स गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 7/2019 सेंट्रल टैक्स रेट इशू किया गया था जिसमें सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत है जो नोटिफाइड गुड्स हैं जो परचेज़ की जाएंगी या सर्विसेज हैं जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से ली जाएंगी उनके ऊपर जीएसटी किस व्यक्ति को पे करना है यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, यानी कि प्रमोटर को जीएसटी पे करना है। रियल इस्टेट सेक्टर के केस में ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है जिसमें कि बताया गया था कि यदि गुड्स या सर्विस सप्लाई की जाती हैं जो कि नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट के अंतर्गत मेंशन की गई हैं तो उस केस में जीएसटी आरसीएम बेसिस के अंतर्गत प्रमोटर को ही पे करना है। यदि प्रमोटर गुड्स या सर्विस रिसीव करता है अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से जो कि स्पेसिफाइड मिनिमम लिमिट से एक्सीड हो जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि सीमेंट परचेज किया जाता है जो कि फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम एक्ट में मेंशन किया गया है उस केस में भी प्रमोटर को ही जीएसटी पे करना है यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से लिया जाता है, या फिर कैपिटल गुड जो कि फर्स्ट शेड्यूल टू कस्टम टैरिफ एक्ट के अंतर्गत फॉल करती हैं वह प्रमोटर को सप्लाई की जाती हैं प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो उस केस में भी जीएसटी प्रमोटर को ही पे करना है यदि वो नोटिफिकेशन में 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट की इन स्पेसिफाइड एंट्रीज के अंतर्गत आती हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। यह नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2019 से इशू किया गया था। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए
और कमेंट करके हमें बताइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल सी एस सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, फाइनेंस, हिट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।